हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नीट वाला पे। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक बहुत ही शानदार से क्रैश कोर्स की, जिसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले ये देखना होगा भाई हाइड्रोकार्बन कैसे तक किसको है। बात ये आ जाती है हाइड्रोकार्बन होता क्या है। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो कंपाउंड बने होते हैं उनको हम कहते हैं क्या, हाइड्रोकार्बन। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर जो हाइड्रोकार्बन के अंदर हम मेनली जो कंपाउंड पढ़ते हैं वो कंपाउंड कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कंपाउंड आएगा वो आएगा एल्केन, एल्केन। और 2 नंबर पे आएगा उसका नाम होगा एल्कीन। और नंबर 3 पे आएगा उसका नाम होगा आपके एल्काइन। इसके बाद में हम पढ़ेंगे नंबर 4 पे, उसका नाम आएगा आपका बेंजीन। तो 4 कंपाउंड हम कौन कौन से पढ़ते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्केन और बेंजीन। तो चलते हैं, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं किसके साथ में, एल्केन के साथ में, और फटाफट निपटाते हैं आज एल्केन का पोर्शन। चलिएगा सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं किसको, एल्केन को। तो एल्केन का सबसे पहले हमें देखना होगा इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, सामान्य सूत्र क्या होता है। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। इसका सामान्य सूत्र क्या, CnH2n+2, CnH2n+2। और इसका संकरण बात करें, इसका संकरण होता है हाइब्रिडाइजेशन, वो होता है इसका sp3। इसका संकरण हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है आपका, sp3। इसके बाद में हम देखेंगे इसकी संरचना कैसी होती है। तो इसकी संरचना sp3 है तो कैसा आएगा, टेट्राहेड्रल। संरचना कैसी आएगी इसकी, टेट्राहेड्रल, जिसको हम कहते हैं जिगजैग, जिगजैग, जिगजैग। इसके बाद में आती है इसकी बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ के बारे में बात। तो चलिए देखते हैं हम इसकी बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ। तो जनरली हम देखें तो एल्केन के अंदर होता क्या है कि जैसे ये C है, H H H C H H H, ठीक है। तो इसके अंदर हम ये देखेंगे कि इसकी जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी, कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड एनर्जी है वो क्या होगी, कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी, और कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड एनर्जी है वो क्या होती है। तो चलिएगा सबसे पहले हम देखते हैं बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ हम किसकी देखेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन की। तो कार्बन और हाइड्रोजन की जब हम देखेंगे तो हमें इसकी पता चलेगी कितनी आती है, इसकी मात्र 1.54 एंगस्ट्रम। तो सिंगल बॉन्ड है भाई, सिंगल बॉन्ड है, वो भी किसके बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। तो क्या आ गई, 1.54 एंगस्ट्रम। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, कार्बन और कार्बन की, तो ये हमें मिलती है मात्र 1.112 एंगस्ट्रम, यानी 1.112 एंगस्ट्रम। तो हमने अब तक क्या पढ़ा कि एल्केन के अंदर इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, और इसका ये हमने देख ली थी स्ट्रक्चर नॉर्मली इस तरह की होती है। उसके बाद हमने देखा कि इसकी जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेते हैं वो होती है 1.54 एंगस्ट्रम, और जो कार्बन कार्बन की होती है वो होती है 1.112 एंगस्ट्रम। इसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी, इसकी बॉन्ड एनर्जी की। तो चलिएगा यहीं पे देख लेते हैं कि जो इसकी जो जनरली हम देखने वाले हैं बॉन्ड एनर्जी, वो किस किस की देखने वाले, एक तो कार्बन हाइड्रोजन की, और एक देखने कार्बन और कार्बन की। जो इसकी जो कार्बन और कार्बन की बॉन्ड एनर्जी है वो होती है कितनी, मात्र 92.6 किलो कैलोरी। 92.6 किलो कैलोरी, नहीं 92 नहीं 82 होगा, 82.6 किलो कैलोरी, और वो भी पर मोल के हिसाब से। कार्बन कार्बन की कितनी होगी आपके 82.6 किलो कैलोरी पर मोल। और कार्बन हाइड्रोजन की बात करें तो ये आती है आपकी 98 किलो कैलोरी पर मोल। अब इसके अंदर एक पीएमटी के अंदर बहुत पुराना क्वेश्चन आया था जिसके अंदर ये पूछा गया था कि भाई एल्केन के अंदर जो आपकी जो बॉन्ड एनर्जी है, यानी आपको यूं दिया गया था क्वेश्चन कि एल्केन में बॉन्ड एनर्जी है, ऐसा करके दे दिया गया था आपको। पहला ऑप्शन था 10 किलो कैलोरी पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल है सारों की यूनिट। एक में 10 दे दिया था, एक में 100 दे दिया था, तीसरे के अंदर 1000 दे दिया था, और इसके अंदर चौथे के अंदर दे दिया था 10⁻6। तो ऑप्शन क्या जाएगा, 100, क्योंकि ये किसके लगभग पास पास में, 100 के पास में। एक 98 किलो कैलोरी और एक कितने 82.6 किलो कैलोरी। जो 82.6 है वो हम किसकी लेते हैं, कार्बन और कार्बन की। और कार्बन और हाइड्रोजन कितनी लेते हैं, 98। तो कार्बन कार्बन की 82.6 और कार्बन हाइड्रोजन की 98 किलो कैलोरी। तो ये तो हो गया इसका जनरल नॉलेज, जो लगभग हमको याद रहता ही है, क्यों हम ऑर्गेनिक पढ़ते ही है भाई साहब। तो चलिए अब हम देख लेते हैं किसके बारे में, इसके फॉर्मेशन के बारे में, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। हिंदी के अंदर बात करें तो एल्केन का निर्माण या फिर विरचन। एल्कोन के निर्माण या विरचन के अंदर एल्केन है, एल्कोहल नहीं है।
एल्केन है। ठीक है, तो एल्कोहल के निर्माण या विरचन के अंदर हम सबसे पहले बात करें तो हम सबसे पहले जो अभिक्रिया लेते हैं उसका नाम होता है आपके कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कोल्बे विद्युत अपघटनी अभिक्रिया। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे पास में कोई भी एक आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल या फिर उसका ही कोई लवण वगैरह ले लेते हैं। जैसे कि हम बात करें RCOO के। ठीक है, जब हम इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हमें करना क्या भाई, करना कुछ नहीं है, हमें CO2 झट से बाहर निकाल देनी है। क्या करना है, CO2 झट से बाहर निकाल देनी है, क्योंकि यहाँ पे अगर रिएक्शन देखेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे तो बहुत लंबा बढ़ जाएगा, लेकिन हम सीधा यहाँ पे क्या कर देते हैं RR। ठीक है, चलिए रिएक्शन भी मैकेनिज्म है वो भी हम देख लेते हैं। मैकेनिज्म में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, मैकेनिज्म ये होता है कि ये है, ये क्या होता है RCOO माइनस प्लस K प्लस में चला जाता है। ठीक है, और इसके बाद में क्या होता है कि ये क्या करता है आपके RCOO फ्री रेडिकल बना लेता है, और ये फ्री रेडिकल क्या करता है R पे चला जाता है और CO2 को बाहर निकाल देता है, और एक दूसरा फ्री रेडिकल वाला R आता है, इससे जुड़ जाता है और ये फ्री रेडिकल से क्या कर लेते हैं अपना बॉन्ड बना लेते हैं। ये इसकी मैकेनिज्म होती है। तो क्या हो जाता है RR बन जाता है। इस अभिक्रिया के कुछ एग्जाम्पल्स है, जो एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन एग्जाम्पल्स को हम माने तो इसके अंदर कुछ कह सकते हैं भाई, कुछ ऐसे है जो इस रिएक्शन को हम देखें तो हमें लगे कि ये एकदम अपवाद है, लेकिन वो इसके अपवाद नहीं होते। जैसे चलिए अब हम देखते हैं कि ऐसा एग्जाम्पल जिसके द्वारा हम कहेंगे हमें जो अभी तो हम कह रहे हैं RR बन जाता है, लेकिन उसके अंदर हम क्या कहेंगे भाई RR के अलावा RR डैश भी बन जाता है, और कभी सिंपल R भी रह जाता है और कभी R डैश भी रह जाता है। चलिएगा, जैसे कि हमारे पास में एक एग्जाम्पल आ गया CS3 CS2 COOH। ठीक है, ये CO के ले लो भाई, अपने पोटेशियम सॉल्ट ले रहे हैं इसके, CO के ले लिया, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया, हमें क्या मिलेगा CH3 CH2 COO फ्री रेडिकल। ये क्या करेगा, फ्री रेडिकल आगे जाके इसको दे देगा फ्री रेडिकल और CO2 बाहर निकाल देगा, CH3 CH2 फ्री रेडिकल। तो अब इसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या है हमारे पास प्रोडक्ट बनने की। पहली पॉसिबिलिटी, अगर हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल आ जाए तो यहाँ पे जुड़ के क्या बना लेगा CH3 फर्स्ट। सेकेंड पॉसिबिलिटी जो हमारे पास में आएगी वो क्या होगी, ये भी कहे कि भाई मैं अगर ऐसा का ऐसा कंपाउंड आ जाए तो उसके साथ में कंबाइन होने को तैयार हूँ। ऐसा कैसा, CH3 CH2 फ्री रेडिकल के साथ में आ जाए CH2 CH3 फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो ये भी कंपाउंड की पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा ये कि भाई साहब कोई नहीं मिल रहा, हमें तो अभिक्रिया के लिए कोई नहीं मिल रहा, तो ये कहेगा भाई साहब मैं भी अपना एक फ्री रेडिकल वाला हाइड्रोजन निकालने को तैयार हूँ, तो हमें क्या मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसके बाद की हम बात करें तो इसके अंदर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम फ्री रेडिकल का बात देखें तो हम ये कह सकते हैं क्या, हम ये कह सकते हैं कि अगर CH3 CH2 COOS था, यहाँ से फ्री रेडिकल बन रहा था, उसी टाइम अगर CH3 फ्री रेडिकल आ गया तो इसके साथ में भी कंबाइन हो सकता है। ठीक है, दैट्स क्लियर, एनी डाउट, नो डाउट। चलते हैं आगे की ओर। अब चलते हैं हम, इसका पहला निर्माण की विधि थी एल्केन की, उसके अंदर हमने देख लिया क्या इलेक्ट्रोलाइसिस, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। इसका एक एग्जांपल आता है शानदार सा, वो ये होता है ठीक है, यहाँ पर आपको COOK दे दिया, यहाँ पे आपको COOK दे दिया, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोलाइसिस दे दिया और H2O दे दिया। तो आपको करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है, आपको ये वापस स्ट्रक्चर बना लेनी है। ठीक है, यहाँ पे फ्री रेडिकल, यहाँ पे फ्री रेडिकल, दो फ्री रेडिकल कभी खुले रहते हैं क्या, नहीं रहते भाई साहब, आपस में दो फ्री रेडिकल कभी खुले नहीं रहते, तो ये क्या करेंगे भाई बॉन्ड बना लेंगे। ये गया इसका। इसके अलावा एक और आता है, उसके अंदर ये होता है ये भी क्या करेगा फ्री रेडिकल CO2 बाहर निकाला, यहाँ पे फ्री रेडिकल, यहाँ पे फ्री रेडिकल, फिर से यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है। आए बात समझ में। इसके अलावा और भी देखें तो और में भी क्या आ जाता है, और ऐसे आ जाता है ठीक है। यहाँ पे इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि ये फ्री रेडिकल द्वारा पहले यहाँ पे फ्री रेडिकल
K प्लस बाहर निकलेगा, फ्री रेडिकल बनेगा, फिर CO2 बाहर निकलेगा तो फ्री रेडिकल यहाँ पे आ जाएगा, इसका भी फ्री रेडिकल इस हिसाब से यहाँ पे आ गया। अब देखिए कार्बन कितने, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, यानी कि ये वाली स्ट्रक्चर है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। यहाँ पे फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल खुले नहीं रहते, तो ये क्या करेंगे आपके 4 कार्बन वाली श्रृंखला, यानी श्रृंखला नहीं रिंग बना ली भाई, रिंग। तो ये आपके साइक्लिक में चेंज हो जाते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं किसकी, RMgCx की। RMgX की देखने से पहले एक और आ जाता है इसके अंदर, हाँ ऐसा कुछ आ जाता है कंपाउंड आपके पास में, यहाँ पे CO के दे देते हैं, डबल बॉन्ड CO के, इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करा देते हैं H2O की प्रेजेंस के अंदर। तो यहाँ पे आपको पता है पहले ये K प्लस बाहर निकलेगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल देगा इसको, ये फ्री रेडिकल इसको दे देगा, ये फ्री रेडिकल इसको दे देगा, तो क्या होगा, फिर से बॉन्ड का एक फॉर्मेशन होना है। तो कैसे होगा इसके अंदर, ये वाली स्ट्रक्चर बन जाती है इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं इसके अंदर RMgX, एक और आता है, एक और कौन सा है भाई, चलिए देखते हैं हम। हिंदू रीति का एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है स्वास्तिक, ठीक है। यहाँ पे COOK बन गया इलेक्ट्रोलाइसिस H2O, K प्लस बाहर निकला, यहाँ पे फ्री रेडिकल, K प्लस बाहर निकला, यहाँ पे फ्री रेडिकल, CO2 बाहर निकला, यहाँ पे फ्री रेडिकल, यहाँ पे फ्री रेडिकल। आई बात समझ में, क्या होएगा, वही होएगा जो मंजूरी खुदा होएगा। तो क्या करना पड़ेगा, ये होगा भाई, इससे कंपाउंड तो ये होगा। यहाँ पे भी K प्लस बाहर, CO2 बाहर, फ्री रेडिकल, K प्लस बाहर, CO2 बाहर, यहाँ पे फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल आपस में कंबाइंड हो जाएंगे, कंपाउंड क्या मिलेगा, ये वाला कंपाउंड आ जाएगा। आगे बात समझ में। अब देखते हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन बाय द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX क्या करता है कि आपके जो भी अल्फा हाइड्रोजन वाले कंपाउंड है, जैसे कि RSO3H, RCOOH, ROH, RNH2, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, H2O, NH3- या फिर 5 कार्बन वाली दो द्विबंध युक्त वाले, या फिर CH3NO2, इनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये क्या करेगा कि MgCl है उस वाले के साथ चला जाएगा, वहाँ से अल्फा हाइड्रोजन लेके बाकी बचे हुए कंपाउंड को दे देता है। चलिएगा, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर हम सबसे पहले क्या देखते हैं, अल्फा हाइड्रोजन युक्त कंपाउंड कौन कौन से हैं। सबसे पहला आएगा RSO3H, RCOOH, उसके अलावा आपका कौन सा आ गया RC ट्रिपल बॉन्ड H, और इसके अलावा नहीं ट्रिपल बॉन्ड नहीं है भाई, CH आएगा ना ट्रिपल बॉन्ड का। उसके अलावा आप देखेंगे उसके बाद में आपका आ गया कौन सा, हाँ इसके बाद में आपका आ गया ये वाला। इसके बाद में हम देखेंगे आपका कौन सा आ गया CH3NO2। इसके अलावा और हम देखते हैं तो हमारे पास में आ जाता है एक आपका NH3-। ये होते हैं आपके अल्फा हाइड्रोजन युक्त कंपाउंड, जैसे कि RSO3H, RCOH, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये आपके 5 कार्बन वाली दो द्विबंध युक्त वाले CH3NO2 और NH3-। इसके बाद में हम देख लेते हैं एक भाई ये कैसे करता है फंक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में। चलिए एक रिएक्शन ले लेते हैं हम, छोटी सी सिंपल सी रिएक्शन ले लेते हैं। जैसे कि हम लेते हैं कि CH3 MgCl प्लस CH3 COOH, ये हमें क्या कहते हैं हम, अल्फा हाइड्रोजन युक्त कंपाउंड कौन सा है, ये इसका हाइड्रोजन ले लेती है, ये बहुत ही क्या कहते हैं कमीनी चीज़ है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बेचारे के पास अल्फा हाइड्रोजन है वो ले लेते हैं, अल्फा हाइड्रोजन लेके इसका क्या करते हैं, वही करते हैं भाई साहब CH4 बना लेते हैं खुद, तो
CH3 था, उधर से क्या ले लिया, CH4 बना लिया, और बाकी उसका जो बचा हुआ कंपाउंड था CH3COO, उसके साथ में MgCl जोड़ के बाहर भेज देते हैं भाई। ऐसे चलिएगा, एक दूसरे कंपाउंड की भी हम बात कर लेते हैं, उसकी भी हम बात करते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ये होता है MgCl। इसके साथ में हम अभिक्रिया कराते हैं किसकी, C2H5OH की। तो अब यहाँ पे क्या होना है, ये H+ को लेके भाग जाएंगे, H+ को लेके भाग जाएंगे, खुद का कोटा पूरा खुद एल्किन क्या बना लिया, एल्केन बना लिया, एल्केन बना लिया। और बाकी जो MgCl बचा था उसको इसके साथ में भगा दिया और क्या बना दिया, C2H5O MgCl। ठीक है, ये हो गया अपना ग्रिग्नार रिएजेंट। इसी हिसाब से होती है भाई साहब, एक अल्फा हाइड्रोजन खोस लो, छीन लो, अपना काम कर लो, बाकी दुनिया बाढ़ में जाए, अपने को क्या मतलब भैया। उसके बाद में आता है आपकी एक इंपॉर्टेंट एंजाइटिक रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं कार्बाइड हाइड्रोलाइसिस, यानी हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बाइड। Al4C3 की हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हमें जो मिलता है वो मिलता है AlOH का होल थ्राइस प्लस में CH4। इसी प्रकार जब हम कराते हैं किसका हाइड्रोलाइसिस, Be2C का, तो हमें H2O के साथ में मिलता है क्या, BeOH का होल ट्वाइस प्लस में CH4। कार्बाइड का हाइड्रोलाइसिस में क्या करेंगे भाई, कार्बाइड हो गया जैसे एल्यूमिनियम कार्बाइड हो गया Al4C3, और बेरियम कार्बाइड Be2C, इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, BeOH का होल थ्राइस और AlOH का होल थ्राइस मिल जाता है, और हमें क्या मिल जाता है, एल्केन जैसे मेथेन। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, हाइड्रोजनेशन की। हाइड्रोजनेशन के अंदर हम जो एल्केन बनाने के लिए जो एल्केन वगैरह का हाइड्रोजनेशन करते हैं उसके अंदर सामान्यतः हम लेते हैं, वो लेते हैं हमारा H2NiPt या Pd, यानी हाइड्रोजन की प्रेजेंस या फिर निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम की प्रेजेंस में हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवाते हैं। किससे, जनरली एल्कीन से। किससे करवाते हैं, एल्कीन से। इनकी प्रेजेंस में कराने पर हमें क्या मिलता है, एल्केन। ठीक है, तो एक अभिक्रिया देख लेते हैं, कौन सी, CH2 डबल बॉन्ड CH2 अभिक्रिया करवा दी किसके साथ में, H2Ni या PTPD, कुछ भी ले लो आप, H2Ni PTPD। तो हमें क्या मिल जाता है भाई साहब, H2 है, तो क्या करेगा, जाके डबल बॉन्ड को बोलेगा आजा, हिम्मत है तो मुझसे मिल, भीड़ मुझसे। तो क्या करेगा, अब इस डबल बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, करना क्या पड़ेगा बेचारे को, ये कहेगा भाई यार क्या करें। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, H2 आया, यहाँ पे भी H ने मारा, यहाँ पे भी मारा, तो ये देखिए क्या हो गई, 4 मेंबर की यहाँ पे क्या बन जाती है, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशनल स्ट्रक्चर, 4MTS बन जाती है, 4MCTS, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशनल स्ट्रक्चर, यानी 4 सदस्यीय संक्रमण चक्रीय अवस्था बन जाती है। किसमें, जब हम एल्किन की अभिक्रिया H2NiPd की प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, एल्केन मिल जाता है। उससे पहले इंटरमीडिएट के रूप में ये हमें मिलती है क्या, 4MCTS, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशनल स्ट्रक्चर। इस अभिक्रिया का गुणधर्म क्या होता है भाई, ये अभिक्रिया होती है आपके कौन सी, H2NiPdPt की जो हाइड्रोजनेशन की अभिक्रिया ये होती है आपकी एक्सोथर्मिक अभिक्रिया। उसके अलावा इसकी बात करें तो इसके अंदर चलिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आ जाता है, रिएक्शन भी है, कौन सी, साबाटियर सैंडरसन रिएक्शन। जब ये हाइड्रोजनेशन रेने
रेने निकल की प्रेजेंस में हो तो हम क्या कहते हैं भाई साहब, इस अभिक्रिया को साबर्टियर सैंडरसन की अभिक्रिया कहते हैं। भाई जनरल निकल ले रहे थे, उसकी जगह हमने निकल ले लिया रेने निकल, तो रेने निकल ले लिया तो हम उसको क्या कहेंगे, साबर्टियर सैंडरसन। अब हमें ये पूछ लेता भाई कि रेने निकल होता क्या है, तो रेने निकल होता है आपका निकल प्लस एल्यूमिनियम का मिक्सचर, निकल और एल्यूमिनियम का मिक्सचर जिससे हम NaOH विलयन में से प्रवाहित करके निकालते हैं। रेने निकल क्या होता है, निकल और एल्यूमिनियम का मिक्सचर जिसे हम NaOH से प्रवाहित करके निकाल लेते हैं, वो रेने निकल हो गया आपका। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं किसकी, इस अभिक्रिया की जो दर है, क्रियाविधि की दर, जो अभिक्रिया की क्रियाविधि की दर है, रेट है, रेट समानुपाती होगी आपके स्टेरिक इंडरेंस के, त्रिविम बाधा के। जितनी त्रिविम बाधा ज़्यादा होगी उतनी रेट कम होगी। इसके अलावा और इसके अंदर कोई इतनी ढंग की बात है नहीं। और क्या है, और क्या लिखा भाई, हाँ ठीक है, हाँ इसके अंदर ये लिखा है कि भाई पीटी और पीडी की अभिक्रिया वो आपके रूम टेम्परेचर पे हो जाती है, लेकिन जब निकल की अभिक्रिया लेते हैं, निकल की प्रेजेंस लेते हैं तो हमें हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर लेना पड़ता है। पीटी और पीडी की अभिक्रिया के लिए रूम टेम्परेचर चल जाएगा, लेकिन निकल की अभिक्रिया कराएंगे तो हमें हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, अब जो त्रिविम बोधा वाला क्वेश्चन था, बोधा त्रिविम बाधा, बोधा नहीं बाधा, तो वो वाला क्वेश्चन था, उसके अंदर हम देख लेते हैं कैसे होगा। जैसे अगर हमें ये दे दिया भाई यार क्या करते हो तुम भी, ये आ गया, ठीक है, और ये कह रहे इसकी अभिक्रिया कराओ आप किससे, H2PD से, रूम टेम्परेचर भी हो रही है भाई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे भाई जो अभिक्रिया दर का नियम था वो क्या कह रहा था कि अभिक्रिया की दर की जो अभिक्रिया की जो दर होगी वो क्या होगी, त्रिविम बाधा के व्युत्क्रमणपाती। यहाँ पे त्रिविम बाधा ज़्यादा है तो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल से होगा, तो आसानी से क्या बनाएगा, ठीक है, यहाँ पे इसने हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़ दिए तो ये क्या हो गया, सीधा सिंपल। तो क्या हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हम हटा नहीं पाए। यहाँ पे डबल बॉन्ड क्यों नहीं हटा पाए, क्योंकि यहाँ पे त्रिविम बाधा ज़्यादा थी, और जहाँ पे त्रिविम बाधा ज़्यादा होगी वहाँ पे हमने कह दिया था कि अभिक्रिया की दर है वो कम होगी। अभिक्रिया की दर क्यों कम हुई, क्योंकि यहाँ पे त्रिविम बाधा ज़्यादा है, बाधा ज़्यादा तो दर कम। इसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी, चलिए एक रिएक्शन अपने ऑर्डर पूछ लेते हैं कि आपको क्वेश्चन है एक तरीके से आपके सामने कि आपको बताना है कि ऑर्डर ऑफ रेट, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन जो मैं आपको दे रहा हूँ 2-3 कंपाउंड, उनके आपको बताना है। तो सबसे तेज़ी से कौन करेंगे, चलिए एक एक ले लेते हैं डबल बॉन्ड। चलिए एक लेते हैं यार, ज़्यादा मर जाओगे कि। अब बताओ कि इसके अंदर अभिक्रिया दर क्या होगी, यहाँ पे त्रिविम बाधा कम, रेट क्या होगी ज़्यादा, 1 नंबर सर्वाधिक। यहाँ पे ये त्रिविम बाधा डाल रहा है, अदर ग्रुप आ गया, यहाँ पे दोनों साइड आ गया तो त्रिविम बाधा सबसे ज़्यादा, तो क्या होगी दर सबसे कम, तो 1, 2 और 3, इसका यही ऑर्डर आना है भैया। चलिएगा इसके बाद में आगे की ओर चलते हैं हम, आगे की ओर हम देखेंगे क्या, हम देखेंगे कि इसका हैलाइड का रिडक्शन। हैलाइड के रिडक्शन के अंदर हम बात करें हैलाइड के रिडक्शन के अंदर हम क्या लेते हैं, जैसे हमें RCl कंपाउंड दे दिया, ठीक है, इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं किसे, Zn और HCl से। हमें पता है Zn क्या देता है, Zn+2 के रूप में, और 2 इलेक्ट्रॉन देता है, क्या देता है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये बॉन्ड हम देखें तो R+Cl-, ये 2 इलेक्ट्रॉन आएगा इसके पास में, तो ये क्या कहेगा, भाई क्लोरीन में तेरे से इलेक्ट्रॉन ले रहा था, मेरे पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो भग तू यहाँ से, क्लोरीन को भगा देगा, और खुद क्या करेगा, पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या बना लेगा R-। Zn बोला भाई साहब मैं तो दूंगा 2 दूंगा, लेनी है तो ले बेटा भग, इसने क्लोरीन को भगा दिया, बेचारा क्या करेगा। अब उपाय कुछ नहीं रहा, क्यों, खुद के पास माइनस आ गए ना कुछ करना पड़ेगा, तो कहीं से भी H+ दिखा,
इसने बना लिया RH। RCl था, बॉन्ड तोड़ा। क्यों? ज़्यादा लापसी दिख रही थी इसकी थाली में, ज़्यादा घी जहाँ दिखा वहीं पे मुंह टिकाना चालू कर दिया। बोला कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन वहाँ पे 2 है, क्लोरीन को भगा दिया। जेडन भी अपनी मर्जी चलाएगा। बोला देखा भाई यार अकेला है, अब तो चलाओ मर्जी। बोले कि भाई साहब हम तो 2 के 2 देंगे। इसको तो एक ही चाहिए था, 2 का क्या करेगा? नेगेटिव लेके कहाँ कहाँ घूमेगा बेचारा, नेगेटिव कहाँ कहाँ घूमेगा। तो ये भी ढूंढेगा यार, कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। तो माइनस था, कहीं से भी H+ ढूंढ के बेचारे ने क्या कर लिया वही। और H+ कहाँ से? हमने रिएक्शन के अंदर क्या डाला था? HCl। यहीं से इसने HCl में से ही H लिया है। अगली बात कर लेते हैं हम। अगली बात ये हो जाती है, ये आपको रिएक्शन दे रखी है, तो क्या होगा? फिर से वही 2 के चक्कर में 1 को छोड़ेगा, फिर पीछे भागता भागता फिरेगा और फिर अंततः क्या बना लेगा जो हमें चाहिए? क्या? एल्केन CH3। आई ना बात समझ में? हो गया ना? फ्री से, टेंशन फ्री भाई। इसके बाद में हम देखते हैं क्या, इसके बाद में हमारा आता है रिडक्शन विद रेड फॉस्फोरस एंड HI। इसके अंदर आपको एक मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि आपका जो ROH है वो रेड फॉस्फोरस और HI की प्रेजेंट के अंदर आपका बनाता है RH। ठीक है, आपका RCOO है, ये बनाता है क्या? RCH3। इसके बाद में आपका जो आता है वो आता है RCOR यानी कीटोन, ये बनाता है आपका RH। सही बात गलत बात? एकदम सही बात गलत बात। कैसे? क्यों भैया? यहाँ पे तो ऑक्सीजन वाला त्रिम बाधा लगा रहा था, यहाँ पे कोई त्रिम बाधा नहीं है, तो क्या करेगा? सीधे क्या कर देगा अपने RCH2R बना देगा। एल्डिहाइड के अंदर क्या होगा? कोई भी कार्बन की हानि नहीं हुई। इसके अंदर इसको हटा देगा, टर्मिनेट कर देगा, RCH3 बना लेगा, इसके अंदर RH बना लेगा। इसके अलावा और हमें पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि अगर हाँ सीधा सी बात यही याद रखो कि RC11OZ दे दिया तो Z को टर्मिनेट कर दो, ऑक्सीजन को बाहर निकाल दो, इसका जो बने इसका एल्किन बना दो RCH3। आई बात समझ में? अब इसके अंदर पूछ लेता भाई आपको कितने कितने मोल की रिक्वायर्ड होगी। तो अगर हमें ऑक्सीजन के रेफरेंस में पूछे रेड फॉस्फोरस और HI की मात्रा पूछे, HI के कितने अणु लगेंगे, तो एल्कोहल के संदर्भ में पूछे तो हम कहेंगे 2 अणु। एल्डिहाइड और कीटोन के संबंध में पूछे यानी एल और ओन के संबंध में तो हम कहेंगे 4 अणु। लेकिन 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 जब हमें पूछे एसिड COOH के संबंध में तो हम कहेंगे 6 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो चलेगा। अब मैं देता हूँ आपको एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड जिसकी रिएक्शन आप खुद करिएगा पहले कॉपी में, उसके बाद एक बार वीडियो को पॉज करके आप खुद करिएगा कॉपी में, उसके बाद देखिए क्योंकि मैं सॉल्यूशन हाथ हाथ करवा रहा हूँ। ये आपको दे रखा है, ठीक है, और नीचे इसने लगा दिया यहाँ पे CHO, यहाँ पे इसने लगा दिया P/HI। इसके अंदर एक तो आपको बताना है कि जो रिएक्शन है इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, पहला तो आपको बताना है कि इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा, दूसरा बताना है इसके अंदर कितने अणु HI फॉस्फोरस के लगे। तो भैया क्या कहेंगे हम, ऑक्सीजन है तो इसका तो सीधा टर्मिनेट कर देगा, जा बाहर, कोई मतलब नहीं हमें तुझसे, जा बाहर। इसके जगह HS डाल देगा, जितनी भी जरूरत होगी उतने। इसको क्या कहेगा, भाई साहब आप तो हमारे घर के मेंबर लग रहे हो, कार्बन को बोलेगा आप हमारे घर के मेंबर लग रहे हो, इस क्यों फालतू काम में आवारा ऑक्सीजन के साथ में फिर रहे हो। तो क्या हो जाएगा, कार्बन को पटा के घर में ले लेगा, CH3 बना देगा। ठीक है, और इसको O वाले को टर्मिनेट कर देगा। अब हमें पूछेगा भाई आपको कितने अणु HI और P के लगे, तो ये क्या है कीटोन का, इसके लिए कितनी चाहिए आपको 4। एल्डिहाइड कीटोन के लिए 4, ये कितना है एल्डिहाइड, इसके लिए भी 4, तो टोटल अणु कितने लगे 8 अणु HI के आपको रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, ये भी इसकी यहाँ तक की बात। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके आगे की ओर, जिसके अंदर रहती है हमारी रिएक्शन वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में हम क्या करते हैं, पहले नाम लिखते हैं उसका।
आर एक्स है, इसकी अभिक्रिया हम करेंगे Na ड्राई ईथर से। आर एक्स की अभिक्रिया हमने कराई Na ड्राई ईथर से, तो हमें क्या मिल गया आर आर। ये लगभग अभिक्रिया कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस के समान होती है, ठीक है। इसकी दो मैकेनिज्म होती है, एक होती है आयनिक, एक होती है फ्री रेडिकल। हम मैकेनिज्म अभी नहीं पढ़ने वाले क्योंकि क्रैश कोर्स है, ठीक है। मैकेनिज्म आप आराम से पढ़ते रहिएगा। अगर अगले साल नीट देना हो तो इस साल देना है, तो आप बस इतने समझिएगा कि इसके अंदर मेनली डुप्लीकेशन हो जाता है, आर का आर आर बन जाता है, और एक कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस के समान होती है। थैंक यू यार, लाइट चलेगी।